डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कोई उलझनों से कह दे हमसे ना उलझे, हमको हर हाल में खेल खेलने का हुनर आता है। वैसे हर मंगलवार और गुरुवार को हम किसी उलझन की, मुश्किल की, मुसीबत की, परेशानी की बात नहीं करते हैं। सिर्फ बात होती है उम्मीद की, उमंग की, तरंग की और सक्सेस की, सफलता की, आपके विकास की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। आज जिस कोशिश की, जिस सक्सेस की, जिस सफलता की हम बात करेंगे वो है मखाना बोर्ड की बड़ी तैयारी। मखाना बोर्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, आप जानते हैं बजट में की गई। अब इस मखाना बोर्ड से बनने के बाद किस तरह के बदलाव आपके अपने जीवन में आएंगे ये समझने की आज कोशिश होगी। किस तरह का वित्तीय बदलाव बिहार की स्थिति में आएगा ये भी समझेंगे, और बिहार के मार्फत पूरे देश का जो इकोसिस्टम है और अर्थशास्त्र के लिहाज से जो आंकड़े बताते हैं वो कितना दुरुस्त करेंगे ये भी आज हम समझेंगे। किसानों को क्या फायदा होगा और क्या चुनौतियां अभी आ रही थी और कैसा बदलाव अब होगा, ये सारी चीजें डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझाने की आज कोशिश होगी। और लगातार आप जानते ही हैं सरकार इस बोर्ड को लेकर आशान्वित है, काफी उम्मीदें हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ये कोशिश किसानों की किस्मत को संवारेगी। तो फिर आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है कि एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के बाद जब लौटते हैं तो फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो आपको समझाता है, बताता है कि आज के विषय की बारीकियां क्या हैं और आपको आज 50 से 55 मिनट हमारे लिए क्यों रिजर्व रखने चाहिए। तो फिर अगले कुछ मिनट सिर्फ हम और आप रहेंगे साथ साथ। हर मंगलवार और गुरुवार की तरह शाम के 6 बज चुके हैं, चाय की प्याली ले लीजिए, हमारे शो की शुरुआत हो चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर मैं लौट रहा हूं अपने खास मेहमानों के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये न केवल मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा बल्कि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान भी दिलाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार लाना है। इस बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये बोर्ड मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मखाना का उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत में कमी आएगी, जिससे आम जन तक सेहत का खजाना माने जाने वाले इस मेवे की पहुंच भी आसान हो जाएगी। मखाना बोर्ड किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जागरूक करेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। मखाना का निर्यात मौजूदा समय में बहुत सीमित है। बोर्ड के प्रयासों से मखाना निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। इतना ही नहीं, मखाना के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए नई तकनीकों को अपनाने से किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा। इस बोर्ड के जरिए मखाना के लिए नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जाएगी, जिससे इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बिहार मखाना उत्पादन का गढ़ है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य है जो कुल उत्पादन का लगभग 90% योगदान करता है। मखाने की खेती राज्य के लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जिससे सालाना करीब 10,000 टन फूला हुआ मखाना उत्पादित होता है। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी जैसे जिलों में मखाना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
बिहार में मखाना उत्पादन लगभग 5 लाख परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इनमें से अधिकांश परिवार मछुआरा समुदाय से आते हैं और मखाने की खेती, कटाई और प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में मखाना बोर्ड को लेकर सरकार की इस घोषणा से जुड़े सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मखाना बोर्ड बन जाने के बाद किसानों को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा। तो आज मखाना बोर्ड को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने समझाने का प्रयास भी होगा कि इस बोर्ड के गठन के बाद किस तरह की दुश्वारियां दूर होंगी और किस तरह का फायदा आपके पास होगा। और हमको ये समझाने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ डॉक्टर राजवीर शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा से मेरे साथ हैं, साथ ही साथ एक्स हेड मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार के। सर बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ रेणु मिश्रा जुड़ रही हैं, फाउंडर हैं स्टार्टअप की और मखाने का स्टार्टअप है इनका। मैम स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ सुमन कुमार चौधरी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे पहले साथी भी रह चुके हैं। तो सुमन बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। तो शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राजवीर आप ही से करना चाहूंगा। सर मखाना बोर्ड गठन का एक बड़ा उद्देश्य जो आपको समझ में आता है वो क्या है? देखिए, मखाना बोर्ड से पहले जो चुनौतियां थी किसानों के सामने जी, उनको तालाब से खेतों में मखाना उगाना, पहले तालाबों में पारंपरिक तरीके से किसान उगाते थे, फिर कुछ मखाना दरभंगा के रिसर्च सेंटर ने खेतों में मखाना उगाने की तकनीक दी। अब किसान कुछ खेतों में उगा रहे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे मखाना का बीज निकालें और मखाना का बीज निकाल करके उसका कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे उसको लावा में कन्वर्ट करें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मखाना का पौधा जो है कांटों से भरा हुआ है, एक फूल ही अच्छा दिखता है और बीज जो हैं जिसको हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं और जो सफ़ेद लावा जो बाजार में मिलता है उसको वाइट डायमंड बोलते हैं। तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मखाना बोर्ड के स्थापना के बाद आपने देखा होगा ये 15 या 20 दिन के अंदर ही मखाना की जो कीमत थी बाजार में वो 150 से 200 प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई है। और मखाना का बोर्ड गठन करने के बाद किसानों को जो है उसका उत्पादन बढ़ाने में, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने में, उसको जो प्रोसेसिंग है और मार्केटिंग है उसमें किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। और मखाना जो आज 2000 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है उसका उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ने से मखाना ज़्यादा पैदा होगा बिहार में भी। और बिहार से जुड़े हुए राज्य जैसे उड़ीसा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है और यूपी के कुछ क्षेत्र जैसे सीतापुर है, चंदौली है, इन क्षेत्रों में भी मखाना उगाया जाता है। तो उस क्षेत्रफल बढ़ने से, उत्पादकता बढ़ने से प्रति हेक्टर मखाना की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ेगी और विदेशों में इसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी और बहुत कुछ आर्थिक स्थिति हमारे किसानों की सुदृढ़ होगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजवीर आज से पहले भी कई विषयों के लिए इस तरह के बोर्ड्स बनते रहे हैं। ये मखाना बोर्ड बन जाएगा और उसके बाद ये बदलाव आ जाएगा, इस बात का कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट, कोई गारंटी समझ में आती है? अभी कुछ ऐसा आ गया हमारे पास? देखिए, अभी घोषणा हुई है, उसके लिए बजट भी अलोकेट कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए के आसपास, 1 अरब रुपया जो हमारी वित्त मंत्री जी ने इसको आवंटित कर दिया है। तो निश्चय ही है थोड़े से समय में इसका गठन होगा। और जैसा कि ये बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेड किया जाता है, उसमें बहुत सारी कमेटियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वेलफेयर कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। आज किसानों को, बिहार के किसानों को बहुत सारी स्कीमों का ज्ञान नहीं है। अगर बोर्ड गठित होने से एक सरकारी तंत्र इसके बीच में आ जाएगा, वो किसानों के वेलफेयर, उनको उनकी आर्थिक स्थिति और उनके उत्पाद को एक मार्केट दिखाएगा। ठीक है, तो कई चीजें इससे सुलझती हुई नजर आती हैं। आप मेरे साथ रहेगा, रेणु जी भी मेरे साथ है। तो रेणु जी, मखाना का स्टार्टअप है आपका, अब इतनी बड़ी घोषणा हो गई, बोर्ड बन गया है, आप 3 बड़े ऐसे कौन से बदलाव उम्मीद कर रही हैं कि इस बोर्ड के बनने के बाद आपकी तरह जो लोग स्टार्टअप में इस मखाना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा? पहले तो मैं अपने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका ध्यान गया बिहार के तरफ की मखाना बोर्ड का गठन हुआ। इससे मुझे लगता है कि बिहार के किसानों को
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उत्पाद कहीं ना कहीं मखाना का मार्केट तो है, बट इसकी ज़रूरत है उत्पाद को बढ़ाने की। आपके पास डिमांड है, बट आपको सप्लाई भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आप भी बता रहे थे सर, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसका अभी मार्केट प्राइस 2000 रुपये किलो है। क्यों? डिमांड तो है, बट हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है। अगर हम इस चीज़ को, सप्लाई को अगर उसको ठीक से चैनलाइज करें और अपने किसानों को उसको प्रशिक्षण दें और उत्पाद को बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं इसको कॉस्ट में रिडक्शन किया जा सकता है। अगर उत्पाद बढ़े, और ये काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल है और सबके लिए मखाना लोग अवेयर हो रहे हैं और लोग यूज कर रहे हैं। तो जितना डिमांड बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसका रेट बढ़ रहा है। बट अभी सरकार को जरूरत है, और सरकार, मुझे लगता है बोर्ड के गठन से सरकार भी ये समझ रही है कि इसमें हमारे देश का एक एकाधिकार है, क्योंकि ये कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता है। 90% तो हम अकेले बिहार ही इसको प्रोडक्ट करती है। तो मखाना उसका बोर्ड का गठन करने का मकसद ही यही है, और इसमें करना चाहिए, और बहुत जल्द होगा। और मुझे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि अब तक ऐसा क्या नहीं हो पा रहा था? ऐसी कौन सी चुनौतियां, पेचीदगियां थी जो आपकी तरह लोग झेल रहे थे? आप तो फिर भी एक स्टार्टअप चला रही हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन जो लोग बिहार में रह के इसकी खेती कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां थी रेणु जी? सर, इसमें तो चुनौतियां ये लोअर लेवल में, जैसे अगर ये हमारे जो सीडिंग, इसकी जो बीज बुआई होती है, ये एक मछुआरे समाज से आते हैं, वहां से शुरू होती है, जो कि अनएजुकेटेड है। तो प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। अगर मखाना बोर्ड का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन उस बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन वो स्कीम कितने लोगों तक पहुंचे, कितने किसान उसको यूज कर पाए, ये ज़्यादा मुश्किल वाली बात है कि वो किसान कैसे अवेल करे उस सहायता को, कैसे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते, वो सरकार के पास नहीं जाते, ना ही वो इसके किसी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना चाहते हैं। अगर हम बोलेंगे तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकार के पास जाओ सब्सिडी लेने के लिए या किसी चीज़ की एड लेने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है आपके पास पेपर्स क्या है, लेकिन उन लोगों के पास जो भी होता है सब वर्बली होता है, डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं होता, और उस चीज़ से वो लोग बचते हैं, डरते हैं। तो ये अवेयर उन लोगों को जगाना और किसानों को आत्मबल देना, प्रशिक्षण करना कि नहीं, सरकार आपके साथ है, आप लोग पहल कीजिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक सही दिशा देना की जरूरत है। उससे हमारा उत्पाद बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका, हमारे मखाने का रेट कम होगा। ठीक है, तो कोशिशें हो लेकिन सही ट्रैक पे हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। आऊंगा मैम आपके पास। सुमन मेरे साथ हैं। सुमन, अगर इस बोर्ड को लेके किसानों की बात हमने समझी, कैसे काम करेगा ये भी समझे, लेकिन बिहार की वित्तीय स्थिति में इस बोर्ड का गठन कितना बड़ा पुश है? देखिए, अगर बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड के बनने से वाकई में बिहार के लिए और बिहार के उन किसानों के लिए, खासकर किसानों की बात करेंगे घनश्याम भाई, मैं थोड़े इसे इतर जाऊंगा जी, क्योंकि जब यहाँ से दिल्ली से रिपोर्टर्स जाते थे, मैं अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे, तो रिपोर्टर जाते थे सिर्फ इलेक्शन के दौरान, वो कवरेज करने के बाद वहाँ से निकल के चले आते थे। और संयोग ऐसा था 2-2.5 साल पहले जब मैं गया था, लगभग 20 स्टोरी मैंने 25 स्टोरी मैंने की। और अभी बात कर रही थी मैडम स्टार्टअप की हम चर्चा तो कर रहे हैं, बात तो काम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है? हम सिर्फ मल्लाह की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी के लिए कुछ है नहीं। अगर कुछ ऐसा विकल्प हो तो वो भाग जाएं, उनकी मजबूरी है। और खेत किनका है? ये खेत जो है वो बड़े बड़े लोगों का, उनके खेत है नहीं। परेशानी ये है कि जिस तरीके से वो खेती कर रहे हैं वो करने लायक नहीं है। अगर उनके हाथ को आप देख लेंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि हाथ में इतने गड्ढे, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं वो कहीं किसी और ग्रह से आए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि पानी में जब वो डूबते हैं उसके बाद घंटों उसमें रहना, उसके बीज को निकालना, फिर निकाल के फिर उसके बाद कुटाई वुटाई। दुर्भाग्य तो घनश्याम भाई ये है कि रिसर्च सेंटर, डॉक्टर साहब यहीं बैठे हुए हैं, रिसर्च सेंटर 2002 में वहाँ यही एनडीए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, और वहाँ जब सेंटर बना दिया गया दरभंगा में, तो वहाँ क्योंकि एसी की व्यवस्था नहीं थी तो पटना से सब कुछ चलता रहा। अच्छा। तो अभी तक जो भी चीजें हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी खारिज कर दीजिए, सारी चीजें जो है बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर किसी को इसका श्रेय दीजिए तो मीडिया को श्रेय दीजिए। मैं इसलिए अपना श्रेय या दूसरों को श्रेय इसलिए देना चाहूंगा मित्रों, क्योंकि मीडिया ने अगर इसको नहीं दिखाया होता तो ये 2000 किलो तक नहीं पहुंचता। और जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इसके हर एस्पेक्ट्स को हमने, इसकी बताया आपको कि दिल्ली में रहते हैं, हमने 50 स्टोरी की, और वाकई में लोगों को लगा कि ये बहुत
जानदार चीजें हैं और इसका इस्तेमाल करिए। और कोरोना काल में आप लीजिए ना, कोरोना काल में सबसे ज्यादा तो वाकई में बोर्ड बनना, क्योंकि अभी पार्लियामेंट का फिर से सेशन है और उस सेशन के दौरान जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊं घनश्याम भाई कि उसी सेशन के दौरान ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी वहां है और उत्तर बिहार खासकर प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। दरभंगा में एम्स भी दिया गया, दरभंगा में ये सेंटर भी दरभंगा में ही खोलने की बात हो रही। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहां से मैडम आ रही सहरसा से, सहरसा में सबसे ज़्यादा खेती हो रही है। पूर्णिया भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा खेती हो रही है, लेकिन वहां फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अब वहां सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन की, जहां तक बात कर रहे हैं, जो अच्छी बातें रही घनश्याम भाई वो ये कि कुछ बड़े प्लेयर्स वहां जंप कर गए। अच्छा। और वो सीधे सीधे, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले की बात करते हैं तो 250 रुपये 150 रुपये किलो वो बीज लेने को कोई तैयार नहीं होता था। आज मेरे घर से मुझे मंगवाना पड़ा। मैं आपको सिर्फ 2 दिन पहले घटना बताता हूँ। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं सहरसा से लेके आया हूँ, यानी समझ दरभंगा की बात हो रही है, सहरसा से लेके आया हूँ, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ सुमन भाई आपको दिल्ली भेजना है तो 1200 रुपये से कम नहीं दे सकता हूँ, 1200 रुपये किलो से, जो हमें 600 रुपये 700 रुपये 6-7-8 महीने पहले तक मिल जाता। तो बोर्ड्स के बनने से किसानों को फायदा होगा, बिहार को एक बेहतर मार्केट भी मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट को हम जान रहे हैं कि तकरीबन 8 कंट्री ऐसी है जहां 2 लाख टन हम लोग भेज रहे हैं, मीट्रिक टन। अच्छा, तो अब तक इतनी बड़ी अनदेखी सुमन भाई क्यों हो रही थी? ग्राउंड पे जब गए और देखा तो फिर क्या समझ में आया? इस तरह का विरोधाभास क्यों था कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज भी है लेकिन उसकी इग्नोरेंस भी है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों था भाई? वहां बिहार के साथ हमेशा से वो सौतेला व्यवहार कहिए कि वहां एपीएमसी एक्ट डिफरेंट एक्ट है, वहां बहुत कुछ ऐसा है नहीं। वहां बाजार भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, बेचने के लिए भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वहां सिस्टम कुछ इस तरह के बनाए ही नहीं गए। सबसे ज्यादा खाने वाला जो है वो मशरूम, देखिए मशरूम अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं उपजता है, कहाँ? तो बिहार में उपजता है, लेकिन खुद नहीं खाते हैं क्योंकि वहां मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उस तरह का कोई प्लान नहीं है, तो उसको वहां से लेके भागना पड़ता है। जॉब आपके पास घनश्याम भाई, जॉब के लिए लोग जब भागते हैं तो हर चीज के लिए आपको कहीं बाहर ही देखना पड़ता है। तो इसलिए इग्नोरेंस क्या है, वहां स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी मैकेनिज्म नहीं है। अभी जब सेंट्रल से बहुत ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ तो सरकार जगी भी है। अब सेंट्रल जब ज्यादा फोकस हो गई है तो मुझे लगता है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा कि सिर्फ पिछले सप्ताह की ही बात है, जब यहाँ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे और उन्होंने वो पौधा लगाया तो बड़े विचित्र तरीके से वो सोशल मीडिया पे वो जो है शॉर्ट्स जो था वो दिखाने शुरू हुए। तो मैं उस पर डिस्कस कर रहा था हम लोग प्रेस क्लब में, तो मैंने कहा भाई क्या इसके पौधे नहीं लगाए? मतलब लोगों की ये जानकारी नहीं है कि सिर्फ बीज ऐसे ही डाला जाता है तो पौधे भी इसके हो सकते हैं, ये तक हम पत्रकारों को जानकारी नहीं है। तो इसलिए इसमें काम करने के लिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे निचले स्तर तक लोगों को पहुंचना पड़ेगा। सुमन, ब्रेक पे जा रहा हूं लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं। क्या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जब टसल होती है, उस टसल की वजह से भी कई बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं? सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती हैं पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, स्टेट गवर्नमेंट जब उतना उत्साह नहीं दिखाती है। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल ही सही बात आपने कही कि इससे पहले हर चीज में देखिए ना, जितने मसले, मखाना बोर्ड अगर इन्होंने घोषणा की और अभी स्टेट चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद कहानी बदल जाती है। तो उसमें आप मक्के वाले लीजिए में, मक्के बिहार के किसानों के लिए सरदर्द घोषित हो गया था जब केंद्र की और बिहार की लड़ाई शुरू हुई कि वहां सरकार बन गई थी, इसके नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ, तो पूरी कहानी ही बदल गई और वहां किसान के लिए सर दर्द हो गया। 8 रुपए किलो कोई लेने को तैयार नहीं। अभी वही मक्का जो है वो अब देखिए कि 20 से 30 रुपए किलो के आसपास। तो जैसे केंद्र से सहयोग मिलना, क्योंकि बिहार के पास अपना बहुत कुछ नहीं है भाई, ना तो वहां इंडस्ट्री है, ना तो वहां एजुकेशन है, ना तो वहां इंस्टीट्यूशन है, ना तो नई इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री आ तो रही है लेकिन हम बता रहे थे आपको कि उस प्रोसेसिंग के लिए जो मशीनें बनाई जा रही है वो लुधियाना में बन रही है। काम वहां होना चाहिए घनश्याम भाई। दुर्भाग्य देश का ये है जिस क्षेत्र में वहां खेती हो रही है वहां रिसर्च नहीं हो रहा है, वो लुधियाना में किसी और का जो है वो उस पे कॉपीराइट जो है किसी और कंपनी की होती है। अब वहां से आप ले जाएंगे, किसान को कैसे देंगे, कौन ट्रेनिंग देगा? अब सर यही बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि वहां कितनी परेशानी होती है। सारे रिसर्च करके आपको दिल्ली में जरूर आपको देखेंगे, लुधियाना में देखेंगे, लेकिन जैसे बात आएगी भाई इस पे काम कौन करेगा, हाथ खड़े कर देंगे। तो वाकई में ये अच्छी बात है कि अभी दोनों सरकारें एक ही है
और तरीके से वहां काम। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या है सर? आप तो एक्स हेड रहे हैं सर, क्या लगता है इस तरह की जो खींचतान होती है ये भी असर डालती है, जो अब नहीं होगा? कम से कम छोटा सा जवाब से ब्रेक पे जा रहा हूं। देखिए सर, खींचतान के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन भारत सरकार ने काफी जो है मखाने के किसानों के लिए किया है। जो डॉक्टर साहब, ये पत्रकार साहब बता रहे हैं कि मखाना की मशीन लुधियाना में होती है, कि देश में हमारे संस्थान हैं आईसीआर के, उनका अलग अलग मैंडेट है। जो मशीन बनाना है, मशीन में मॉडिफिकेशन करना है, चाहे हार्वेस्टर हो चाहे कंबाइनर हो, वो उसका एक अलग इंस्टीट्यूट है, लुधियाना में है। और लुधियाना का ही काम है। तो लुधियाना ने काम किया है, चाहे वो बिहार के लिए करे, चाहे वो यूपी के लिए करे, किसी भी राज्य के लिए करे, वो भारत कीजिए कितने मशीनें अभी तक किसानों के पास पहुंचा? वो देखिए डॉक्टर साहब बताएं, पूछिए। नहीं, ऐसा है पत्रकार साहब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंडेट जिस इंस्टीट्यूट को दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, वो उसी पे काम करती है, और वो देश के सभी भागों के लिए, सभी राज्यों के लिए करती है। बिल्कुल ठीक है। ये पॉज काफी लंबा हो गया, मैं ब्रेक ले लेता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, चर्चा लगातार जारी है। ये मखाना बोर्ड की बात हो रही है और आज ही जानना आपके लिए, देखना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात मखाना बोर्ड की, और मखाना बोर्ड के बनने से पहले और अब जब बन जाएगा उसके बाद किस तरह के बदलाव होंगे, यही समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। रेणु मिश्रा हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं और मखाना बोर्ड का स्टार्टअप चलाती हैं। मैम, मखाना उद्योग पर एक बड़ा असर इस बोर्ड के बनने के बाद आप कैसे देख पा रही हैं? क्योंकि स्टार्टअप चलाना भी छोटी मोटी बात है नहीं, ये कैलकुलेशन आप करती होंगी। वो कैलकुलेशन के लिहाज से बोर्ड जब बन जाएगा तो इस इंडस्ट्री पे कितना बड़ा असर पड़ेगा मैम? सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, और हमें तो उम्मीद यही है कि ये बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही ये बोर्ड का गठन हुआ है। जैसे सर ने कहा कि अगर आप बिहार चले जाओ और मल्लाहों का हाथ अगर देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ये टफ काम है, और ये अभी भी ये ट्रेडिशनल रूप से ही ये लोग कर रहे हैं। तो अगर ये बोर्ड का गठन होने पे क्या होगा, जो भी उनकी परेशानी है, इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, फार्मर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। जो उनको कठिनाई है, बहुत सारे कांटे होते हैं, तो इन्होंने सही कहा, उसको ब्लैक सीड कहते हैं, और ये आता ब्लैक डायमंड एंड व्हाइट डायमंड हम लोग पहचानते हैं, जिसको हम लोग को सर्व किया जाता है प्लेट में। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है, दुखदायक और दर्दनाक। इसके पूरे फैमिली इंगेज होती है इसमें। हमने देखा है इसको, जमीन अगर आप जमीन हकीकत में आप जाना चाहोगे तो इसकी बुआई से लेके इसकी पॉपिंग तक अगर आप देख लोगे तो आपको लगेगा इतना तकलीफ से ये मखाना आता है, ऐसे होता है। तो सही में इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन सर इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें
मानवता का भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो ये सरकार को समझना चाहिए और मुझे लगता है इसमें बहुत काम हो रहा है और इसको और ज्यादा रूप में करना चाहिए, जल्द रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसके ग्लोबल मार्केट में काफी डिमांड है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी सुपर रिच प्रोडक्ट है और इसको लोग जान भी रहे हैं कि इसकी बहुत रिच मतलब लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैम, बिहार की अगर बात करें तो 85 to 90% मखाना यहाँ बन रहा है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, आपने कई सारी चीजों का, दरभंगा भी सुमन ने जोड़ा था उसमें। तो ये इसके बाद जब ये बोर्ड बन जाएगा, इस परसेंटेज के और हाइक होने की उम्मीद है, और बढ़ेगा ये? 90% तो अभी हो रहा है इन दुश्वारियों में जिसका जिक्र आप कर रही हैं। नहीं सर, इसको तो ये बोर्ड का गठन होने से तो हमें तो यही किसानों को तो यही फायदा होगा कि उनको प्रशिक्षण मिलेगा। वो जो अभी भी हाथ अभी ऐसे ही हो रहा है, बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के हो रहा है। हाँ, वो लोग ट्रेडिशनल रूप में ही हाथ से बुआई कर रहे हैं, उसको जब निकाल रहे हैं या उसकी पॉपिंग होती है, ये अभी मशीन आई है, इस पॉपिंग मशीन आई है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग अभी अगर आप पूरा सेटअप लोगे तो उसकी 30 लाख तक की है। अच्छा। उसकी कॉस्टिंग पॉपिंग की मशीन। अच्छा। लेकिन ये वो अफोर्डेबल नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है। हाँ। और वो ये कर रहे हैं मल्ला लोग। और ये जिन्होंने सर ने कहा कि ये कई सारे इसमें मीडिएटर्स आ गए हैं या बिग प्लेयर्स आ गए हैं जो अपने रेट्स को होल्ड करके रखे हैं। वो जो रेट्स है 2000 रुपए किलो, क्या वो फार्मर तक पहुंचता है? इस चीज का ध्यान, बोर्ड गठन होने से हमें ये फायदा होगा, क्या किसान को क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है कि ये सिर्फ व्यापारी लेके जा रहे हैं? तो ये बोर्ड का गठन होने से हमें ये बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट देखेगी किसान की मेहनत की उसके उस हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए जो कि एक व्यापारी कमा रहा है। अच्छा भाई, एक बीच में हाँ, लॉन्ग फ्रेम रख लीजिए पीसीआर प्लीज, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो लॉन्ग फ्रेम रखिए। बीच में इंटरप्ट मैं इसलिए कर रहा था कि मैं उनके दर्द को बता रहा था। मैं स्टोरी करने गया और पूरी फैमिली की मैंने स्टोरी की। भाई, किसी की भी उम्र 50 साल किसी ने भी क्रॉस नहीं की, 55 साल किसी ने भी क्रॉस नहीं की। उनकी हालत इतनी दयनीय है कि पूछिए मत, कि वो मलाह हैं, मछली और मखाने सब कुछ करते हैं। उस मखाने को बाजार तक लाने में उनकी मेहनत है, क्योंकि आप जो मशीन की बात हो रही थी 30 लाख बता ही दिए, सर कह ही रहे थे कि हमने वो बांटा भी है, और मैं ये कह रहा था कि उनके पास कोई मशीन नहीं है। उसको जब वो खेत से निकालते, फिर सुखाते, फिर वो जब तोड़ते ना, पूरे दिन जब देखेंगे आप, पूरे जलते जले हुए, आपको लगेगा कि भैया ये इनकी पूरा हाथ उनका जल जाता है, पूरा शरीर हाथ ऐसा में लगेगा। लेके वो 1 by 1 पॉपिंग होती है उसकी। एक मखाना के एक जो दाने हैं, बीज को लेकर फिर उसको पीटना, फिर उसमें से वो निकलेगा, फिर आपको वो ब्लैक डायमंड से सीधे डायमंड बनेगा, व्हाइट डायमंड बनेगा, तब आपको एक खूबसूरत। लेकिन उसको वो कीमत नहीं मिलता है। वो बेचारे जो खेती करने वाले हैं, उनको कीमत, उनकी स्थिति आज भी बद से बदतर है, दयनीय। सबसे ज्यादा कमाई किसका? बिचौलिए का। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं मिल पा रहा था? आपने तो पूरे डिपार्टमेंट को हेड किया है सर, आपको बड़ा अनुभव है, आपने क्या देखा सर उस वक्त? देखिए सर, ऐसा है, जो मखाना अनुसंधान केंद्र का मैंडेट था ट्रेनिंग, फार्मर्स को ट्रेनिंग देते थे। जो स्वर्ण वैदई एक वैरायटी है, प्रजाति मखाना अनुसंधान ने डेवलप की। और रही बात ये पॉपिंग मशीन की, मैडम जो 30 लाख बता रहे हैं, नहीं, वो उसकी कीमत 4 लाख के आसपास पॉपिंग मशीन की है। लेकिन कुछ असेंबलिंग है। 26 लाख फालतू बता दी मैडम ने। सुनिए मेरी बात सुनो। 4 लाख की मशीन है, उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी थी। हमने जो लुधियाना से जो मशीन डेवलप की गई थी, उसकी 4-5 मशीनें जो है पूरे बिहार में बांटी गई थी। और क्या होता है कि उस मशीन में बिजली लगती है, 3 फेस एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक। वो बिजली जो है क्लस्टर बेसिस पे एक फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए फार्मर्स क्लस्टर्स, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर की अफोर्डेबिलिटी होती है। और उसके साथ ग्रेडर्स है, कई चीजें मशीन हुई। कुछ वो फार्मर्स इको फ्रेंडली क्यों नहीं हुई मशीन? क्योंकि एक तो कॉस्टली थी, एक फार्मर्स लेवल पे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट नीड्स कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें काफी फार्मर्स हैं, कस्टम हायर बेसिस पे, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि कंबाइनर ऐसा हो गया सर, आटा है, चावल है, ना लकड़ी है, ना चूल्हा है, ना गैस है, ना आग है, अब कर लो काम। नहीं, सुनिए, मशीन बांट दीजिए आप। और सुनिए, उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन बिहार के अंदर जितने भी तालाब हैं, चाहे दरभंगा में हैं, दरभंगा में भी करीब 1000 तालाब हैं गवर्नमेंट के। वो तालाब में क्या होता है, जो मछली और मखान, जैसे आपको पता है मिथिला की पहचान पान, मखान और मछली, तीनों का ये संबंध है। मिथिला की पहचान यही है, तीनों चीज होती हैं। तो उसमें क्या है, जब तालाब में 9 फीट पानी में जब मखाना उगता था, तो और उसमें जो है 9 महीने में फसल तैयार होती थी।
हम वैज्ञानिकों ने अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने उसको खेत में लेके आए 1.5 फीट पानी में। 1.5 फीट पानी में बीज निकालना आसान होता है और 9 फीट पानी में डुबकी लगा करके घंटों बैठना किसान के लिए बहुत पेन स्टेकिंग होता था, बहुत दर्द होता था। और जितना बीज पैदा होता था उससे करीब, जैसे मान लो 100% बीज है, उसमें से 80 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70% बीज निकाल पाते थे। 30% बीज जो है उसी तालाब में रह जाता था। सुनिए सर, उसको टेक्नोलॉजी को किसानों को कहा कि भाई आप खेत में उगाइए। खेत में उगाने से क्या होगा, प्रति हेक्टर जो आमदनी है किसान की बढ़ेगी। मखाना 5 महीने की फसल तैयार हो जाती है खेत में। उसके बाद जो है आप उसी पानी को, जब मखाना का बीज निकालने के बाद उसमें सिंगाड़ा लगा सकते हैं। सिंगाड़ा लगाने के बाद आप उसमें लेट वैरायटी गेहूं की भी लगा सकते हैं। तो उसमें 3 फसल लेने से एक ही हेक्टर में आपकी आमदनी करीब 1,20,000 नेट इनकम किसान को लगभग मिल जाती है। एक किसान को? हाँ, 1 हेक्टर से। अच्छा, 3 फसल लगाएगा ना। और जब तालाब में अगर मखाना लगाएगा तो उसमें अगर मखाना खाली लगाता है तो उसको 50,000 रुपए के आसपास आमदनी होती है 1 हेक्टर का, अगर तालाब है 2.5 एकड़ का जी। तो ये तकनीक का ही जो है करिश्मा है कि पैदावार इतनी बड़ी। अब मखाना बोर्ड के गठित होने के बाद जो टेक्नोलॉजी है हमारा, सर टेक्निकल बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैडम मिश्रा यही बैठी हुई है, इसलिए नहीं कि देखिए बिहार के लिए जो श्राप है वो जानते हैं, बाढ़ ही श्राप है। तो वो जहां जिस जगह खेती हो रही है वो खेती भाई वहां पानी ही है आपके पास, वो पानी खत्म नहीं होता है। अब जो सहरसा की बात हो रही है या पूर्णिया में कुछ ऐसे हिस्से हैं, दरभंगा में, अब दरभंगा 1000 तालाब की बात हो रही है, वहां अब खेती नहीं हो पा रही है। दरभंगा अब लिस्ट हो गई सर, तो आप वहां रहे हैं, दरभंगा लिस्ट हो गई, क्योंकि अब खेती कहां हो रही है, सहरसा में। सहरसा में बाढ़, जब बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, और जहां जिस खेत की बात हो रही है उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप वहां कोई दूसरी खेती नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ मखाना मला के लिए। आप देखिए जमींदार जो है जमींदार ही है, जमीन हमारी आपकी है, लेकिन हम दे दें भैया मल्ला साहब आप जो है इसको करो, आप ही करोगे, वही मछली जितना उगाओगे उसमें से कुछ आप दे दोगे, जीवन यापन के लिए वो सारी चीजें वही है। तो उसमें एक ऐसी मैकेनिज्म की जरूरत है। सर ने कहा, तो आप क्या कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं वो ठीक बात नहीं है? तो सर कह रहे हैं सर दरभंगा तक सिमट कर आ गए भाई। नहीं दरभंगा तक ही नहीं, दरभंगा से ज्यादा खेती तो हमारे वहां सहरसा में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, जहां बाढ़ है बाढ़ वाला इलाके हैं। आप मेरी बात कंप्लीट देखिए, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में मैक्सिमम खेती खेतों में की जा रही है। तालाब जो है मधुबनी, दरभंगा, यहां तक ज्यादा तालाब है। तालाबों में खेती हम क्या चाहते हैं, किसान का इंटरेस्ट है कि अगर वो मछली उगाएगा तो उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, मछली निकाली तुरंत पैसा मिल जाएगा। मखाना के लिए उसको बीज निकालने में दिक्कत होती है, बीज निकालने के बाद उसका लावा बनाने में उसको, जैसे आपने बताया, नानी याद आती है भाई, नानी याद। अरे नानी क्या, नाना भी याद आ जाता है, नाना भी याद आता है। उसके हाथ पे उसमें प्रोसेसिंग देखेंगे, पहले जब बीज निकाला। और देखिए अच्छा सर, किसानों के बेनिफिट में फिर आपने क्या किया था सर, जब आप अनुसंधान केंद्र को हेड कर रहे थे? तो इतनी सारी तकलीफें आपको पता है? बिल्कुल। तो क्या कोशिशें की सर आपने? नहीं, हमने, अब तो बोर्ड बन रहा है, अब तो सब बदलेगा ही बदलेगा, पुरानी चीजों को दुरुस्त किया ही जाएगा, लेकिन सर आपने तब क्या किया था? देखिए सर, हमने जो स्वर्ण वैदई वैरायटी है वो पहली मखाना की प्रथम प्रजाति जो है उपलब्ध कराई किसानों को। दूसरी बात, जो किसानों को तालाब में दिक्कतें थी उसको हम खेत में लेकर के जब मखाना लगाने लगे, देखिए मखाना अगर तालाब में होगा तो 16 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उसका उत्पादन होगा, और अगर आप खेत में आ गए तो 22 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उसको किसान को उत्पादन होगा। एक तो उत्पादकता बढ़ी, किसान को 1.5 फुट पानी में काम आसानी से हो सकता है, वो डबल काम कर सकता है, और सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वो मखाना निकाल सकता है 1.5 फुट पानी से। लेकिन पौंड में उसको डुबकी लगानी पड़ेगी, जैसे गोताखोर डाइव समुद्र में लगाते हैं। तो ये कष्ट था, और पैदावार भी बढ़ी, कष्ट भी कम हुआ और उत्पादन भी बढ़ा। तो ये टेक्नोलॉजी का ही जो है करिश्मा है कि किसानों को उत्पादन बढ़ा। ठीक है, सुमन को जोड़ते हैं। सुमन, क्या वाकई ये कष्ट कम हो गया, या अब इस बोर्ड के बनने के बाद ये कष्ट कम होगा? और कष्ट कम होने से ज्यादा किसान की आमदनी बढ़ने की बात है भाई, उनको मुनाफा मिलने की बात है। जैसे मैम भी कह रही थी कि किसान के हाथ तो खाली रह जाते हैं, लास्ट में भाई रह जाता है, बिचौलिए से ले जाता है। जो कष्ट जो है वो जिस कष्ट की बात कर रहे हैं, तो कष्ट कुछ हिस्से में जो है कष्ट कम हुआ है। अच्छा, अब वो किसानों की बात करें, वो कौन किसान है? वो किसान जो हमारे आप जैसे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि भैया हमारे पास ये सिस्टम है, हमारे पास ये, हमारे पास खेत है, हम ये कर देंगे। जैसे स्टार्टअप शुरू की मिश्रा जी,
तो इनको पता है कि वो सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा सेगमेंट है वहां कोई स्टार्टअप नहीं है भाई, वहां कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब यहां से लोग जाने लगे हैं, अब उनकी बीज को उठा के आप दरभंगा में चले जाइए कभी, मैं इसलिए बताता हूं भाई कि दरभंगा में पूरा एक मखाना बाजार ही डेवलप कर दिया, लेहरिया सराय जो पूरा बाजार ही, आप जहां से निकलिएगा। लेकिन उनसे पूछिए भाई कहां से लेकर आए, तो मैं सहरसा से लेकर आता हूं। कहां आपके खानदान में 10 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। अब वो खेती नहीं करते, सिर्फ वो बाजार में लाके वहां बेचते हैं। और यहाँ देखिए कि बूढ़ा बूढ़ी सब जो है वही बैठे हुए हैं और वही बेच रहे हैं। वो उनके लिए जीवन यापन के लिए उनको कितना मिलता है? 50 रुपए किलो। मैंने यही पूछा, मैं जब पिछली बार गया था मैंने पूछा था भाई क्या आपको, भाई ये 1500 रुपए किलो 1200 रुपए किलो बेच रहे हैं, आपको कितना? अरे सारे में 85 रुपए तो मिलवे करे, 100 रुपए मिलवे करे। यानी हमारे दूसरे जो जिसके पास पैसा है वो लाके उनको दे दिया, आप यहाँ इसको बेचिए और इसमें से इतना रुपया आप ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। वाकई में किसानों को जो फायदा होना चाहिए वो किसानों को फायदा अभी नहीं मिल पा रहा है। मुझे लग रहा है कि बोर्ड बन जाने के बाद, और जब तक देखिए जब तक दोनों सरकार मिलेगी नहीं और मंशा जब तक साफ नहीं होगी तब तक इनका भला क्या होगा। इनके घर में इनके बच्चों की हालत, इनकी हालत आप देख के रोने लगेंगे कि घर तो इनका चल नहीं पाता है। जिस किसान की हम बात करते हैं उनकी जो फसल उगाई हुई है वो 2000 रुपए किलो यहाँ आपको बिग बाजार में बाजार मिल रहा है। हम लोग यहाँ मिनिमम जो है वो 600 रुपए एक पाव कर दिया गया और वहां उनको मिलता कितना? 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, इससे ज्यादा उनकी कीमत ही नहीं है। तो यहां मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब मखाना बोर्ड बनने के बाद दोनों सरकार मिलेगी। अब मंशा सरकार की तो साफ है और मुझे खासकर देखिए मोदी जी की इस प्रयास को तो मैं सराहनीय इसलिए मानता हूं क्योंकि जब संजय झा के एक प्रोग्राम में तमाम सारे बड़े डिग्नेटरी आए तो मैं भी उसमें गया था। अच्छा। बेग जर्नलिस्ट। तो मैंने उनसे पूछा था तो बोला कि हम लोग जो पानी उसके लिए बिहार के लिए श्राप है। कोशी जो है वो जहाँ से सहरसा आती हैं इनको पता है, कोशी शोक बिहार का शोक कहा जाता है, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है। वही पानी है, वही मछली है, वही मखाना है, हम लोग के लिए श्राप है, हम लोग के लिए बहुत फायदा की चीज नहीं है कि बाढ़ आती है और पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा जब तक इसको चैनलाइज नहीं, तो मोदी जी से ये जरूर उम्मीद की गई और उन्होंने 10,000 करोड़ पहले दिया भी है, यहाँ 100 करोड़ भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बेहतर बिहार और वहाँ के किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन लड़ कहाँ रहे? अब सुन लीजिए, एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वहाँ मिथिला में खाना अलग लड़ाई हो रही है, वहाँ भागलपुर में खाना अलग लड़ाई हो रही है, वहां भी लड़ाई जो है दूसरे तरीके की लड़ाई। भैया वो लड़ो मत भैया, अब मखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जा चुका है, पहचान मिल चुका है। ठीक है, चलिए हम कोई और डायरेक्शन पकड़ लेंगे। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए ऐसा है, मखाना का उत्पादन, उसकी उत्पादकता के लिए किसानों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी आप इस तरीके से जाइए। और दरभंगा या मधुबनी या सहरसा जहां भी गवर्नमेंट्स के पौंड हैं वो लीज पे मिलते हैं किसानों को। अच्छा। हाँ, जो पौंड में क्या करते हैं किसान, अब मखाना की बजाय वो मछली को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि मछली को निकालते ही उसको अपनी जेब में पैसा मिल जाता है। अच्छा, दूसरी बात, इसलिए किसान जो है मखाना तालाब से शिफ्ट होकर के अपने खेत की तरफ जा रहे हैं और खेत की तरफ जाने से उनको काफी मुनाफा मिलेगा और हम सोच सकते हैं कि आगे भविष्य में किसानों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी मखाना बोर्ड की स्थापना होने के बाद। ठीक है रेणु जी, लेकिन ऐसे में जो केवीके हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, इनकी भूमिका कहाँ रह जाती है? क्योंकि इनको तो सरकार की नीतियों और किसानों के बीच का ब्रिज माना जाता है ना, कि जो कुछ आया है वो समझा दें, बता दें। क्या ये वो उस तरह का रोल प्ले नहीं कर पाते? हालांकि अब तो चीजें बदल रही हैं सरकार में, लेकिन क्या ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं होती है? सर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि किसान तालाब से वो खेत की तरफ जा रहे हैं, उसमें खेती करना आसान है, लेकिन सर वो जमीनी हकीकत कितनी है, कितने किसान उसको अवेयर है कि ऐसा भी किया जा सकता है, हम ये भी कर सकते हैं। वो तो अभी वही चीज तो कहने की बात है कि वो है तो बहुत कुछ स्कीम्स, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हो, वो प्रशिक्षित हो, तब तो वो तो अभी भी पुराने तरीके से ही कर रहे हैं कि नहीं जी हमें तो तालाब का ही पोखरिया मखाना। सर, मखाना में पोखरिया मखाना को सबसे अच्छा कहा जाता है, उसको अच्छा माना जाता है, उसमें बड़ी साइज की होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो उनका तो अभी भी यही धारणा है कि पोखर में होगा तो अच्छा मखाना होगा, उसकी मिट्टी अलग होगी, उसकी चिकनाहट अलग होती है जो कि खेत में नहीं होती है। तो इस चीज को समझाना पड़ेगा ना किसान को कि नहीं आप वहां से आप वहां आओ, आपको यहाँ ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे सर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर ज्यादा उनको उत्पाद मिलेगा, तो ये चीज तो सर आपको किसान को हमें बताना पड़ेगा ना। ये तो हमने किया अपने एक इंस्टीट्यूट में बैठ के, रिसर्च सेंटर में बैठ के,
लेकिन आप उस रिसर्च को आप उसको जमीन पे लाओ और किसान को अवेयर करो। अगर किसान को लगेगा कि हमको वहां ज्यादा उत्पाद होगा तो वो क्यों नहीं जाएगा, वो जाएगा, उत्पाद बढ़ेगा। बातें तो रिसर्च सेंटर में अटक जाती है। ये है कि जो रिसर्च सेंटर में होता है, बोर्ड के लगने से फंड आएगा, स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। जैसे आत्मा है, एक आत्मा बहुत बड़ा प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, इसी तरीके से बोर्ड गठन होने से जानकारी जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये सुनिए, देखो हम बात करते हैं हरित क्रांति की, हरियाणा पंजाब से हरित क्रांति शुरू हुई, पूरे देश को लाभ हुआ। अब मखाना की क्रांति बिहार से शुरू होगी और पूरे देश को और विदेशों को फायदा होगा, जिससे हमारे मखाना के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्या की बात ही, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। रहिएगा मेरे साथ, बहुत छोटा सा ब्रेक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो मखाना बोर्ड की चर्चा शो में तो हो ही रही है, ब्रेक पे भी हम यही चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। रेनू जी के पास चलते हैं। तो रेनू जी, आपका जो अपना स्टार्टअप है ये कैसे काम करता है और तालाब वालाब आपने भी खोले हुए हैं क्या? सर हमारा भी कुछ तालाब है। अच्छा। मैं भी सहरसा की रहने वाली हूँ, लेकिन इतना अच्छा राज्य होते हुए भी आज हम बिहार को इतना पिछड़ा राज्य बना के रखे हैं। तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ये सुकून होता है कि हम अपने राज्य में ही रहते, लेकिन हमें वहां से हट के हम नोएडा में अभी हमारी प्रिंसिपल ऑफिस, अपने मेरे हेड ऑफिस मेरे अभी भी सहरसा में है। अच्छा। ब्रांच ऑफिस मेरी नोएडा में है, जहाँ से मैं तो मखाना वहीं से आता है? जी, सहरसा से ही आता है। ओके। सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, जहाँ से भी अपने फार्मर्स है उससे हमारा कोऑर्डिनेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं। तो जमीन में सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सर रिसर्च सेंटर से अगर ये निकले तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा और हमारा देश काफी उन्नत देश होगा। और मुझे लगता है सरकार, राज्य सरकार और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो, और ये आम लोग पिसते हैं। बहुत सारी स्कीम आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन ये हकीकत कितनी होती है, इसको जरूरत होता है, इसकी जरूरत होती है कि जो किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि मोदी सरकार की प्रायोरिटी तो हम सबको पता है भाई, वो तो किसानों के लिए काम कर रही है। तो मैडम बिहार में आप रहती हैं, इतना अनुभव रहा, तो कौन लोग चाहते हैं कि किसान आगे ना बढ़े? सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे पास मशीन्स है लेकिन लाइट ही नहीं है, तो ये कौन देगा? ये तो सरकार ही देगी, राज्य सरकार देगी। तो सर सामंजस्य अगर नहीं बैठेगा, अब केंद्र सरकार ने तो अपना लगा दिया कि हाँ आप ये करो ये करो, लेकिन राज्य सरकार अगर बदल जाएगी, अभी केंद्र में है, अब राज्य में भी वही सरकार है, लेकिन अगर राज्य की सरकार अगर बदल जाती है तब तो सर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर वो अपने हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर किसान पिसता है,
तो राजनीति मखाने में भी है इसका मतलब फिर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर राजनीति ही ना हो तो हमारे देश आज इतना पिछड़ा नहीं होता, और इनफैक्ट बिहार नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हमारे लोगों में, बिहारियों में, हमारे मिट्टी में, लेकिन इसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। इसकी जरूरत है इसको उभारने के लिए। अगर ये उभरा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय में इसमें बहुत डिमांड है और बहुत पोटेंशियल है। ये इसमें सुपर रिच प्रोडक्ट है, लोग अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे अंतर्राज्यीय लोग से आते हैं कि हमें चाहिए मखाना, इसका मार्केट डिमांड है। बट अगर हम आपस में खींचातान की जगह अगर इसका प्रोडक्शन पे ध्यान दे और किसानों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सुविधा दे, हम भी जाना चाहते हैं और वहां पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहां से सब कुछ करके फिर हमें उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है सर, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हमें सहूलियत नहीं होती। तो कहीं से जैसे भी करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहा है, और हम भी फिर जैसे आगे बढ़ता है हम भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है मैम, आगे बढ़ना ही है। ठीक है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, तो फिर आपको क्या लगता है किसान कहाँ पे लैक असल में करता है, और क्या किसान भी अपनी परंपरागत चीजों को छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है कि भाई मैं ट्रेनिंग क्यों लूं, मैं नया करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा या नहीं होगा, मेरा तो एक सेट फॉर्मेट बना हुआ है। क्या नई चीजें ऑप्ट करने में किसान के मन में कुछ दुविधा रहती है सर? बिल्कुल सर, आप जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो सोचेंगे मेरा आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, मुझे इनकम कहाँ से मिलेगी, मेरा घर कैसा होगा, मेरा ये कह रहा हो। किसान जो मल्लाह जो है, जो सैनी लोग हैं, जो मछली और मखाना उगाते हैं, वो सदियों से उगा रहे हैं। अच्छा। वो सोचते हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे घर में है, मखाना निकालूंगा, मुझे बाजार में जा करके 250 रुपए किलो या 200 रुपए किलो। एक स्टडी कहती है, सुन लीजिए, 200 रुपए सुन रहे सर किसान को मिलते हैं, 200 रुपए किसान को मिलते हैं, और बाजार में जाते जाते, ये 2-3 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, बाजार में जाते जाते उसका प्राइस 900 रुपए होता है। इसका मतलब 700 रुपए की मार्केटिंग मार्जिन है कि वो बीच के लोग लेते हैं उसका फायदा। उसको जैसे बोर्ड बनेगा उसके लिए नियम तय होंगे, एक ऑर्गेनाइज मार्केट होगा मखाना का, जिसके अंदर ट्रेडर्स होंगे जो एक निश्चित रूल के अंदर काम करेंगे मखाना के लिए, और एक ही कमोडिटी पे काम करेंगे ट्रेडर्स, वो आपस में। और मैं तो कहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मखाना के लिए भी निश्चित होना चाहिए क्वालिटी के बेस पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी एक जैसी नहीं हो सकती। जब चाहे मल्लाह फोड़े, चाहे पॉपिंग मशीन फोड़े, तो उसके लिए कुछ छोटा रह जाता है, कुछ पूरा फूल जाता है, तो क्वालिटी वेरिएशन हर जगह होता है। तो उसी के हिसाब से इसके प्राइस भी तय होने चाहिए, और मार्केट जो है ऑर्गेनाइज मार्केट होनी चाहिए, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस हो कि आप इतने से नीचे मखाना नहीं बेच सकते, इतना बिकेगा। और इसका तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बोर्ड को मॉनिटरिंग भी करनी होगी हर लेवल पे। बिल्कुल, ब्रांडिंग से लेके विपणन और बाजार की कनेक्टिविटी, सब पे इस बोर्ड का काम मॉनिटरिंग का भी होगा। बिल्कुल, उसके लिए होगा या होना चाहिए सर? नहीं, देखिए सुनिए, चाहे टी बोर्ड हो, चाहे स्पाइस बोर्ड हो, आप जितने भी बोर्ड देखिए उसमें बहुत सारी कमेटी होती है, उनका अपना मैंडेट होता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वेलफेयर कमेटी है, एक्सपोर्ट कमेटी है, जो है उसके लिए फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट के लिए अलग कमेटी है, उन कमेटियों का अलग मैंडेट होता है हर बोर्ड में। तो ये जो है उससे मॉनिटरिंग होगी, ट्रेनिंग होगी। सबसे पहला काम तो है इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मखाना बाय गिविंग इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन कहने का तात्पर्य है, नहीं सर, उत्पादन बढ़ाने के साथ किसान की भी आमदनी है ना बढ़नी। सर नेचुरली, नहीं नेचुरली नहीं होता सर, नहीं ऐसा नहीं होता हमेशा सर, बिल्कुल नहीं होता सर। कई बार हमने देखा है सर, उत्पादन बढ़ने से किसान की आमदनी बढ़े, ऐसा तय नहीं होता है। सुनिए सर, उत्पादन जब बढ़ेगा, जैसे उत्पादन बिहार में, अभी नॉर्थ बिहार में इसका होता है, अगर दूसरे स्टेट्स में भी कंडीशन ऐसी है जहां मखाना उगाया जा सकता है, पहले तो हमको एक्सपेंशन ऑफ एरिया करना पड़ेगा ना मखाना का। भाई उत्पादन जब बढ़ेगा, जैसे मैडम ने कहा था, उत्पादन बढ़ेगा, हमारे पास डिमांड और सप्लाई में कम गैप होगा, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी मखाना सब खा सकेंगे। सर खेत से बाजार तक की दूरी इतनी होती है, वहां इतने बिचौलिए बैठे हैं कि किसान तक तो कुछ पहुंचता नहीं है। रेणु जी प्लीज ऐड करिए, मैंने यही कहा था। रेणु जी को लाइए स्क्रीन पे एक बार। मैम रेणु जी के वाकई उत्पादन बढ़ने से किसान की आमदनी बढ़ती है? सर आ रहा हूं, लेटर कंप्लीट फीस आ रहा हूं मैं आपके पास।
नहीं सर, नहीं सर, जैसे ऐसे नहीं होता। किसानों की हालत आज भी वैसी है। अभी मार्केट में बहुत डिमांड है और प्राइस भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कह रहे हैं उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, किसानों की हालत जब तक उसको शिक्षित, किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की। शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, फिर वो अपना उत्पादन, उसको फिर समझ में आ जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या उगाते हैं, तो वो जरूरी है सर। ऐसे लेकिन कोई ये नहीं कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे किसानों की हालत, उत्पादन बहुत है लेकिन किसानों की हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं सुमन आपके पास। देखिए, उत्पादन जब बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है। अभी मैंने क्या कहा कि पौंड में हमको 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है, उत्पादकता है। अगर फील्ड में जाएंगे तो 22 से 26 क्विंटल तक होता है। जैसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस आगे किसान करेगा, सही समय पे पानी देगा, सही समय खरपतवार निकालेगा, सही समय पे हार्वेस्टिंग करेगा और पूरा बीज निकालेगा। अगर उत्पादकता बढ़ती है तो नेचुरली जो आज 250 रुपये है अगर दाम, तो अगर उसको 16 क्विंटल है, अगर उसको 22 क्विंटल होगा तो नेचुरली उसकी इनकम बढ़ेगी और उसकी लिवलीहुड जो है आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन सर उसे जो 250 पे ही मिलना चाहिए था रेट, वो क्यों नहीं मिलेगा उसको? बिचौलियों का प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा बीच में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ 250 पे ही उसको वो मुनाफा मिल जाना चाहिए जो 400 पे मिल रहा हो। इसीलिए मैंने कहा ऑर्गेनाइज मार्केट स्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड। वही हो, बिल्कुल सही बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, और बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं। सुमन को स्क्रीन पे लाइए प्लीज, सुमन जी से पूछो। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई कि मैं तकरीबन 2.5-3 साल से खासकर बिहार पे काफी रिसर्च किया और बिहार में खेती की बात कर, अगर मुझे परमिट करे तो मैं दूसरी खेती की भी बात कर देता हूं। वहां सेब की खेती हो रही है बिहार में, और सेब की खेती हो रही है, वहां सेब नहीं बेचे जा रहे हैं, वो कहीं और दूसरे प्रदेश में। चाय, मुझे पता चला, घनश्याम भाई आश्चर्य होगा आपको, 8 कंट्री में बिहार की चाय, बिहार से जो तैयार की जा रही है वो 8 कंट्री में बेची जा रही है। आप क्या चाहते हैं, बाकी कुछ ना और ना करें, किसान स्टक हो जाए? ऐसा थोड़ी होता है। यही मैं कह रहा हूं कि वहां बाजारी, वहां के लिए, वहां एक तो सरकार समझ नहीं पाती है। मैं आपको वही बता रहा था कि उसके लिए मशरूम की खेती के लिए सरकार ने थोड़ी सी सहयोग दिया। आज मशरूम में जो नंबर 1 स्टेट हिमाचल प्रदेश हुआ करता था, आज वो 4था, 5वां, 7वां पोजीशन पे। हरियाणा नंबर 2 पे होता है, बिहार नंबर 1 पे होता है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है वो नंबर 13 पे होता है। तो आपको सरकार सिर्फ और सिर्फ उसको सहयोग करने के लिए एक व्यवस्था बनाइए, मैकेनिज्म बनाइए, बाजार दीजिए, उसके बाद किसानों का स्तर बेहतर होगा। वहां सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, वहां बाजार नहीं है भाई। आंध्र प्रदेश है, वहां मछलियां आती है। एक बार किसानों ने बहुत बेहतर तरीके से 2 साल पहले के सीधे 40 तकरीबन 14,000 करोड़ की मछलियां जो है बह गई ये बाढ़ में। तो वहां इस तरह का कोई मैकेनिज्म, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। कहीं कोई बीमा, जो हम कहते हैं ना भैया कि इसकी फसल बीमा होनी चाहिए, इस तरह का कोई बीमा की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब को बताएंगे कि भाई ऐसा कोई नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए किसानों को बचाने के लिए। तो जैसे हम लोग आपको विंडो पे काटते हैं, किसी और को टॉस कर देते हैं। भाई मेरे पीसीआर के लिए भी इतनी मुसीबत खड़ी मत करिए, ठीक है, एक-एक करके बात कर लीजिए। ठीक है सर, देखिए जैसे अब डॉक्टर साहब सुमन जी ने बताया, देखिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पौंड के लिए 13,400 रुपये सब्सिडी है अगर 1 हेक्टेयर का पौंड लगाएंगे। और खेत में अगर वो, क्योंकि हर आदमी खेत के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि खेत में समस्याएं कम है, उत्पादन ज्यादा है, इसलिए किसानों को पौंड से खेत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर बुरा ना माने सर, डॉक्टर साहब एक पॉलिसी मैं बता दूं कि पॉन्ड्स जो है विंडो आते क्या हो जाता है, आपको एक विंडो कटिया, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। अच्छा सुनिए सर, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। मुझे तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पॉलिसी है, लालू यादव आए, उन्होंने क्या किया, जितने तालाब, जितने नदी, जितने खेत हैं, वो सिर्फ खेती कौन करेगी, इसे मलाई ही करेंगे। पहले क्या होता, बिग प्लेयर कौन से, जो ब्राह्मण थे, भूमियार थे, राजपूत थे, वो बढ़िया से खेती करते थे। अब क्या कर दिया कि सीधे आप ये मलाई ही करेंगे, नतीजा वो एक जो रूखापन जो है ना, वो बस खेती में उसी गड्ढे को भरने का काम, उसी गड्ढे को। देखिए ऐसा है ना, जैसे अब आपने बात की कि भाई ये मलाह जो है ना, मलाहों को पर्टिकुलरली ये सही बात बोली कि भाई जो तालाब है ना, उनका आवंटन केवल मलाह को दिया जाता है क्योंकि, और देखिए मैं सच बताना चाहता हूं सच के प्रोग्राम के अंदर कि मखाना का काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता एक्सेप्ट मला, या तो दूसरों को ट्रेंड करना पड़ेगा। हमने एक स्टोरी है, हमने छत्तीसगढ़ में मखाना का बीज भेजा, छत्तीसगढ़ धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो कहते सर मखाना तैयार हो गया लेकिन इसको निकाला कैसे जाए और इसका लावा कैसे बनाया जाए। तो हमने
15 आदमियों को सरकारी खर्चे से वहां भेजा और उनको ट्रेंड करके आए, तो उन्होंने 2 साल के बाद वो अपने आप एक्सपर्ट हो गए। तो यही एक हमारा ये शिफ्ट करना पड़ेगा ना ये सुनिए, ये बाजार इसी बिहार में आपको पता है लीची का संस्थान है मुझे, लेकिन लीची एक्सपोर्ट होती है, काफी किसानों को फायदा होता है। तो मखाना के लिए भी थोड़ी सा टाइम लगेगा, उम्मीद रखिए। मखाना भी पॉलिसी के भाई सर, हमें तो उम्मीदें अब बन गई है सर, उसी उम्मीद पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो उम्मीदें हैं, अभी पिछले कुछ नहीं हो रहा था, अभी होगा असली काम। मैम, चलते चलते नए स्टार्टअप जो खोलना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह की दिक्कतें हैं, और अब वो दिक्कतें दूर होने के बाद उम्मीदें किस तरीके की हैं, छोटा सा बताएगा, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। फिर एक तो पहले आपने जो मखाना इंडस्ट्री को है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ऑर्गेनाइज होगा ये खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप सही होते जाएगा, और फिर जिसको जिसको जो जो बेनिफिट है वो मिलता जाएगा। ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो पा रहा मैम अभी? ऑर्गेनाइज तो बहुत सारी सरकारों की है, जैसे बताया कि जब लालू सरकार आई तो उसमें ये दिक्कत हो गई, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो दोनों में सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा तब तक हमारे राज्य पिसते रहेंगे, डेवलपमेंट रुक जाएगा। हाँ, लेकिन मैम कोई आप ही की तरह स्टार्टअप में आना चाहे उसके लिए 2 टिप्स दीजिए मैम। सर, मैं तो बोलूंगी आगे बढ़ते रहो, मुश्किल तो आती रहती है, चाहे सरकार की हो या किसी की भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा हम भी आगे बढ़ेंगे। आप पहले शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। सरकार भी जाती है, हाँ, फिर हम जैसे लोगों की आवाज सुनती है, तो सरकार को भी लगता है कि जब स्टार्टअप हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक तो वो भी खोलती है। ठीक है, तो चुनौतियों से घबराना नहीं, आगे बढ़ना। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग आए, चर्चा में जुड़े, इतनी अहम राय रखी, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सच के साथ के इस अंक को आज समेटना होगा और फिर आपसे अगली मुलाकात अगले अंक में होगी। और आज मखाना बोर्ड की जितनी भी बातें आप सुन पाए या कुछ और सुनना चाहते हैं तो फिर थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का पूरा यूट्यूब लिंक आपके पास होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मखाने के प्रोडक्शन की तरह इस लिंक को भी आगे बढ़ाइए। सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए दूरदर्शन किसान।